नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। पॉलिटी में आज हम लोग जो है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय जो आपके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं अभी तक, तो उनको हम लोग देखेंगे। इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और ये क्या क्या इनके अंतर्गत जो प्रोसेस होता है, क्या क्या इनके अधिकार क्षेत्र है, तो इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग की कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो ये आपकी होती है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या होता था, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, और यहाँ पे कैसी होती है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनको वेतन और भत्ते कहाँ से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं राज्य की समेकित निधि से। और अगर पेंशन की बात की जाए तो इनको पेंशन मिलेगी भारत की संचित निधि से। वेतन मिलता है राज्य की समेकित निधि से और पेंशन मिलेगी इनको भारत की संचित निधि से। और उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति होते हैं उनके सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो होती है 62 ईयर। अगला है कि यहाँ पे सही कथन है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ है वो एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो है स्वयं का एक हाई कोर्ट भी है उसका। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या अभी टोटल कितनी है, तो 25 यानी कि 25 अभी है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ दी गई है एक्स्ट्रा कि भारत का 25वां जो उच्च न्यायालय है वो 1 जनवरी 2009 को अमरावती में स्थापित किया गया। यह आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है जिसका गठन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद में किया गया। तो 25वां कहाँ पे गठित हुआ है, आंध्र प्रदेश में। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो अधीन होता है किसके, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के जो है वो अधीन काम करता है। अगला है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में जो है 3 बार तलाक कहने से तलाक होना जो है वो गैर कानूनी है, तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो है फैसला दिया था। अंडमान और निकोबार पर जो है जो उच्च न्यायालय है वो किसका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए, जो कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है उसी के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार जो है वो आता है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत। अगर कोई भी मामला होगा तो वो सुना जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट में। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और बम्बई उच्च न्यायालयों में से जो है एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो जो बम्बई उच्च न्यायालय है वो कई जो है राज्यों के लिए काम करता है। मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में जो है 2013 में स्थापित किए गए थे। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। तो बात करेंगे कि संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो गुवाहाटी असम का जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिज़ोरम, तो इनका एक ही है। और अगर बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट की तो इसके अंतर्गत आते हैं महाराष्ट्र और गोवा। पंजाब एवं हरियाणा का जो है सम्मिलित है, तो इसका जो है पंजाब एवं हरियाणा जो है इसका सम्मिलित हाई कोर्ट बना हुआ है। अगला है कि उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक बेंच है, तो सबसे अधिक जो बेंचें हैं वो हैं बम्बई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। अगला यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और 2 बेंच पोर्ट प्लेयर और जलपाईगुड़ी में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो मूल पीठ जो है वो जबलपुर और 2 बेंच ग्वालियर और इंदौर में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई में और 3 बेंचें जो है नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ जो है वो गुवाहाटी और 3 बेंचें जो है कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में टोटल जो है 6 बेंचें थी, परंतु अगर मार्च 2013 में बात की जाए तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब जो है 3 ही बेंचें शेष रह गई हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न में जो है बम्बई, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 3 बेंचें हो चुकी हैं अब। अगला है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, तो मूल अधिकारों का संरक्षण है।
ये जो है मूल अधिकारों का संरक्षण जो है ये जो है मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए, तो यह या रिट या फिर जो याचिका होती है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मैंडेमस, और हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको आप बोलेंगे परमादेश। जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? उस रिट को कहते हैं परमादेश यानी मैंडेमस। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, तो परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है वो नहीं है। वो किसके पास में? सुप्रीम कोर्ट के पास में। अगला एक संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में जो है चुनाव याचिका वो उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है। रिट जो न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू होती है तो उसको बोलते हैं प्रतिषेध या फिर प्रोहिबिशन। अगला है कि एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय के द्वारा उत्प्रेषण यानी कि सर्टियरी जो रिट जारी की जाती है वो एक अधीनस्थ न्यायालय को जो है की जाती है कि वह पुनरीक्षण या फिर रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई, अभिलेख या फिर उन्हें हस्तांतरित करने के लिए जो है ये रिट जारी की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा वो कह रहा है कि एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है तो उसको बोला जाता है उत्प्रेषण। देखिए, अगर आप लोगों को डिटेल में पॉलिटी कवर करनी है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, जैसे कि मैं अभी रिव पढ़ा रहा हूँ ये उत्प्रेषण वगैरह, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें जाननी है तो आप हम लोग हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है पॉलिटी की वहाँ पे मैंने डिटेल में आपको ये सब चीज़ें कवर करवाई हैं एक एक करके। हर चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, तो आप हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स के द्वारा उनको वो क्लासेस को मैंने वहाँ पे लिया है, तो आप वहाँ पे डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं अगर आपको जो है चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अदरवाइज़ अगर आपको रिवीजन करना है तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगला है कि कथन कह रहा है कि न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन ना करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। और अगला है यहाँ पे कारण दिया हुआ है कि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही हैं, लेकिन दोनों का जो है स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, दोनों का मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। अगला है कि जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसका रीज़न यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग कर सके जो किसी कारण से न्यायालय पहुँचने में असमर्थ है, तो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो जन याचिका या फिर जनहित याचिका का जो है उत्कर्ष हुआ है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सत्य हैं, और ए जो है आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। अगला है कि कथन दे रखा है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में। बिल्कुल सही बात है। तो जो नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको संरक्षित करने की अगर पावर देखेंगे तो हाई कोर्ट के पास में कहीं ना कहीं अधिक पावर है। कारण इसलिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो होता है वो अन्य अधिक चीज़ों के लिए भी परमादेश जारी कर सकता है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी हो रहा है। अगला है कि बाबरी मस्जिद यानी कि जो राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि लखनऊ पीठ के समक्ष था, तो इसका किस तरीका इसका जो प्रकार है वो किस तरीके का है, तो यह स्वत्वाधिकार मुकदमा यानी कि टाइटल सूट इसको बोला जाता है। अगला है कि सही कथन है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों
को जो हटाने की इनकी प्रोसेस दोनों की ही सेम है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या फिर हाई कोर्ट का, दोनों को सेम प्रोसेस के तहत ही हटाया जा सकता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित किसको करेगा, तो वो देगा त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को। न्यायमूर्ति जिसके विरुद्ध जो है 2011 में राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व भी त्यागपत्र दे दिया था, तो ये न्यायमूर्ति थे सौमित्र सेन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो ये मैक्सिमम 3 महीने तक रखा जा सकता है उसको। अगर इस पे अगर जो है आगे कोई प्रोसेस नहीं होती तो 3 महीने तक, अदरवाइज इसको बढ़ाया भी जा सकता है विधि बनाकर। विधि आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश जो है दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट है विधि आयोग की, तो इसके अध्यक्ष थे न्यायाधीश HR खन्ना। जिला न्यायाधीश शब्द आया है तो संविधान के अनुच्छेद 233 में जो है जिला न्यायाधीश शब्द का वर्णन आपको मिल जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार जो है जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, अधिकरण न्यायाधीश जो है वो जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा अधिकरण न्यायाधीश को। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में सही बातें हम लोग देख लेते हैं। तो यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ यानी कि सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, और ग्राम न्यायालय जो है सिविल एवं आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई कर सकता है। अगला है कि भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है, तो किसके द्वारा ये अवधारणा विकसित की गई थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। चलिए अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केंद्र राज्य संबंध। तो सेंटर स्टेट रिलेशन जो हमारे हैं इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है हम लोग आज देखने वाले हैं। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं किन किन तरीक़ों से, तो संविधान के जो प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से जो है ये प्रभावित होते हैं। अगला है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो किन पर, संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, तो इन सभी पर जो है संबंध निर्भर होते हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं तो क्या क्या, संघ और राज्यों के बीच में संबंध, राज्यों के मध्य में संबंध, राज्यों यानी कि राज्यों एवं राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र होना चाहिए, विवादों को सुलझाने के लिए भी तंत्र स्थापित होता है संघीय व्यवस्था में। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्युनिसिपल संबंध कहा जाता है या फिर कहा गया है, तो किस लिए कहा गया है, क्योंकि योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में ये बात जो है उठी थी। अगला है केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, तो ये भाग 11 में आपको मिलेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। केंद्र तथा राज्यों के मध्य में शक्तियों के वितरण के लिए भारत के संविधान ने जो है 3 सूचियों को प्रस्तुत किया है। तो शक्तियों के जो वितरण को विनियमित करते हैं, तो ये जो सूचियां हैं किन आर्टिकल में दी हुई हैं, ये आपके आर्टिकल 245 और 246 में इनका प्रावधान किया है। केंद्र राज्य संबंध उल्लिखित हैं, तो ये आपको 7वीं अनुसूची में मिलेंगे। 7वीं अनुसूची में वहाँ पे आपको 3 जो अनुसूचियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे इनके कार्यों का स्पष्ट विभाजन किया हुआ है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान की किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। वे विषय जिस पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं, तो वो बना सकती हैं समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर। किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजना के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है, तो ये जो है समवर्ती सूची का जो है विषय है, तो इसलिए यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें विधि बना सकती हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो मिली हैं संसद को। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को जो है संघीय सरकार को दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है, तो ये राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायी शक्तियों का से संबंधित है, यानी कि जो है संसद किस तरीके से राज्य सूची पर कानून बना सकती है, तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 249 में। और जो कानून बनाएगी वो कितने समय तक रहेगा, तो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए जो है वो नहीं रहेगा, मैक्सिमम 1 वर्ष तक ही वो कानून चलेगा।
अगर दोबारा उसको जो है आगे नहीं बढ़ाया जाता है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी में से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यानी कि जब कभी बाह्य आक्रमण हो या फिर आंतरिक गड़बड़ी जैसी सिचुएशन हो तो संघ की यह जिम्मेदारी होती है कि वो राज्य की रक्षा करे। तो ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ है? तो अनुच्छेद 355 में ये बात लिखी हुई है। अगला है कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानेतर या फिर विधितर संस्थाएं कहलाती हैं, या फिर संस्थाएं हैं क्या क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल का सम्मेलन। भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत क्या है? तो वो है संवैधानिक। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला यहाँ पे है कि सही सुमेलित है। तो क्या क्या चीज़ें हैं कि अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब आया था? 1956 में। राष्ट्रीय जल नीति कब बनी थी? 1987 में। नदी वोट्स एक्ट आया था 1956 में। अगला है कि क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में सही है। तो 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है और यह जो है एक परामर्शदात्री संस्था है। क्षेत्रीय परिषद को बोला जाता है परामर्शदात्री संस्था। अगला है कि क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में सही कथन है। तो परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है तो संसदीय कानून बनाकर संसद के द्वारा कानून बनाया गया जिसके तहत क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ कब? 8 अगस्त 1995 को। अगला है कि कथन दे रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती जा रही हैं या फिर बढ़ती रही हैं। क्यों? क्योंकि राज्यों के पास विकास के कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, उनके पास जो है वित्त के लिए पर्याप्त जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इस वजह से हमारे ए और दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पे सही हो रही है। सरकारी आयोग का गठन हुआ था तो किसकी समीक्षा के लिए? तो ये संघ और राज्यों के मध्य में जो है इनके संबंधों की जो है समीक्षा के लिए गठित हुआ था सरकारी आयोग। सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध किससे? तो केंद्र राज्य संबंधों के पारस्परिक जो है केंद्र राज्य के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है, इनकी सिफारिश है। अगला है कथन कह रहा है कि सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे रीज़न है क्योंकि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का जो है दुरुपयोग किया है। तो बिल्कुल ही सही बात है और दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही निकल के आ रही है क्योंकि 356 का जो है कम से कम ही प्रयोग हो, नहीं तो राजनीतिक अस्थिरता इससे आ जाती है। अगला है कि स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, इसकी स्थापना का समर्थन किसने किया था? सरकारी आयोग ने। सरकारी आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन थे? तो इसमें जो है टोटल 3 मेंबर थे। एक थे जो इसके अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र सिंह सरकारिया और अन्य सदस्यों में वी शिवरामन एवं SR सेन जो है इसमें शामिल थे। सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था तो कब जमा किया था? जनवरी 1988 में। तो ये समिति कब गठित हुई थी? 1983 में और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा की थी 1988 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित है। तो देखिए सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग ये तीनों का ही गठन जो है हुआ था केंद्र राज्य संबंधों की जो है समीक्षा करने के लिए। आगे कथन दे रखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। और यहाँ पे इन्होंने इसका रीज़न दिया है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो बिल्कुल दे सकती है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही हैं और स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या भी यहाँ पे सही हो रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना आए और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये प्रावधान है अनुच्छेद
257 में ये प्रावधान है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे कि जो संघ का कानून हो वो ओवरलैप हो जाए। अगला है कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण कौन प्रस्तुत करता है, तो संविधान का भाग 12 में जो है केंद्र राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध होंगे वो आपको मिल जाएंगे संविधान के भाग 12 में। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना जो है वो अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। अगला है कि संविधान के अंतर्गत सीधे विदेशी ऋण प्राप्त करने के संबंध में राज्यों की स्थिति क्या है, तो विदेशी ऋण सीधे नहीं ले सकता है बिना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाज़त के। विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्र किया जा सकता है। तो ये बात कहाँ पे लिखी है, अनुच्छेद 265 में इस बात का वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है करों को केंद्र के द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, तो ये आपको प्रावधान मिलेंगे अनुच्छेद 270 में। अगला है कि भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर जो है वो संघ के द्वारा लगाया जाता है और संघ के द्वारा ही एकत्रित किया जाता है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 301 में इस बात का जिक्र किया है। राज्य सरकारों को कृषि आयकर समानुदेशित करता है, तो ये कहता है भारत का संविधान। तो अगला जो हमारा टॉपिक है आपात उपबंध, ये इमरजेंसी से प्रावधान जो भी रिलेटेड है इन प्रावधानों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। उम्मीद है ये जो क्वेश्चन आज आप लोगों ने किए हैं इनसे आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। पॉलिटी की आप पूरे अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको वनडे एग्ज़ाम में तो जो है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है। इवन जो है आप PCS में भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से भी रिपीट होते हैं। तो इसको आप बेहतर तरीके से सारे वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं ऐड है मैं उनको भी ऐड करवा दूंगा। और इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की तो अब चल ही रही है, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें मैंने आपको कवर करवा रखी है। इनकी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है, तो आप देखना चाहें तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।